नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले एक फिर से वही विनती कि सब्सक्राइब आप ज़्यादा नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। आज चर्चा करते हैं कि सरकार ने कल एक और निर्णय अपना वापस ले लिया। देखिए, हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं और हम लोगों को थोड़ा सा खराब लगता है कि बार बार किसी निर्णय को वापस लेना, और वापस लिया गया निर्णय है लैटरल एंट्री पर। मोदी जी ने एक निर्णय लिया था कि कुछ लोगों को यूपीएससी के द्वारा आउट ऑफ टर्न लिया जाएगा सरकारी सेवाओं में, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने उसमें आरक्षण का मुद्दा उठा दिया कि अगर लिया जाएगा तो उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए जितेंद्र सिंह जी से कहकर मोदी जी ने यह निर्णय वापस करवा लिया, यानी कि अब लैटरल एंट्री नहीं होगी। साथियों, ये अभी सरकार आए मेरे ख्याल से 70-72 दिन हुए होंगे, और पहले हमने देखा कि वक्फ एक्ट, जो शाम को हमें लग रहा था कि उसमें जो मैनिपुलेशन किया गया है, जो परिवर्तन किया गया है, जो हम सब लोगों की डिमांड थी कि इसको हटाना चाहिए था, उसका स्वरूप बदला गया था, वो पास हो जाएगा, वो भी जेपीसी को रेफर कर दिया गया। जेपीसी को रेफर करने का मतलब है कि या तो कुछ दिनों के लिए या हमेशा के लिए टाल देना, या उसमें जो मॉडिफिकेशंस हो रहे थे उनको इनसिग्निफिकेंट कर देना वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। तो हम इन दोनों निर्णयों से थोड़ा निराश हुए, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा लैटरल एंट्री क्या होती है, तब मैं आगे चर्चा बढ़ाऊंगा। लैटरल एंट्री का विषय कोई नया नहीं है, और मेरे ख्याल से आपको याद नहीं होगा, तब मैं वीडियो नहीं बनाता था। मैं अपने अखबार के जरिए ये सजेस्ट करता था सरकार को कि आप 21 साल से 26-28 साल के बीच में आप सिविल सर्वेंट्स को जो सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट तक आप ले जाते हैं, उनको आप डिप्टी सेक्रेटरी बनाते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी बनाते हैं, एडिशनल, और उसके बाद सेक्रेटरी, ये सब उनके विभिन्न पद होते हैं। तो जो बच्चा, यानी कि लड़का लड़की 21 साल की उम्र में सेलेक्ट होता है, वो धीरे धीरे वो ब्यूरोक्रेटिक पायदान पर चढ़ता हुआ उसकी अच्छाइयां और बुराइयां सीखता जाता है, फाइल वर्क। और इस तरह से वो एक फाइल वर्क का, ब्यूरोक्रेसी मीन्स एक फाइल वर्क हो जाती है, इस पे ये नोटिंग लगाएगा, ये ऐसे करेगा, वैसे करेगा करके एक रेड टेपिज्म का माहौल हो जाता है, ब्यूरोक्रेटिक डिले हो जाती हैं, काम लोगों के नहीं हो पाते हैं, और जो एक लकीर का फकीर तरीके से काम होता है उसी तरीके से काम हो पाता है, कोई नयापन नहीं होता है, कोई नया विचार, नई ऊर्जा नहीं आती है। इसलिए देश में और भी लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स में हैं, मेडिकल लाइन में हैं, इंजीनियरिंग लाइन में हैं, मैनेजरियल स्किल वाले लोग हैं। तो क्यों ना उनमें से जो बढ़िया लोग हैं उनको हम 40 साल 45 साल के आसपास के लोगों को हम दोबारा से फिर से लें, और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे या किसी और लेवल पे, किसी भी डिप्टी सेक्रेटरी लेवल पे उस पर ले करके हम बीच बीच में मोनोटनी ब्रेक करें, ऐसे लोगों को लेकर। इसका विरोध ब्यूरोक्रेटिक सर्किल में किया जाता है, आईएएस लोग इसका विरोध करते हैं। और लैटरल एंट्री बीजेपी, हमारी जो सरकार है, वो बहुत अच्छी तरीके से लाई कि इसको हम लाएंगे यूपीएससी के जरिए, यानी कि यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा, और एग्जाम कंडक्ट करा के इंटरव्यू लेकर के वो बढ़िया लॉट भेजेगा। इसी काम को कांग्रेस व अन्य सरकारें भी करती आई हैं, और इतनी ज्यादा तादाद में करती आई हैं जिसका आपको अंदाजा नहीं है। अब इसकी शुरुआत मैं बताऊं, नेहरू जी ने करी थी अपनी बहन सरोजिनी नायडू के मामले में। सरोजिनी नायडू, आपको मालूम होगा कि स्कूल नहीं गई थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, घर में ही टीचर आते थे, पढ़ती थी। उनको एम्बेसडर समेत बहुत ही महत्वपूर्ण पद दिए गए सरोजिनी नायडू को। अब आप देखिए, अब मनमोहन सिंह जी की बात करें, मनमोहन सिंह जी एक प्रोफेसर थे, उनको फाइनेंस सेक्रेटरी बनाकर
और उसके बाद पायदान पर चढ़ते चढ़ते प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री तो कोई भी बन सकता है, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी जो बने थे वो लेटरल एंट्री थी। सरोजिनी नायडू की मैंने आपको बताई। उसी तरीके से कांग्रेस ने नंदन नीलेकणी जो आधार लाए उनकी करी। मोंटेक सिंह अहलूवालिया जो डिप्टी चेयरमैन बने उनके प्लानिंग कमीशन के, उनको लेके आए। और आपके जो सैम पिट्रोडा हैं, और मेरे ख्याल से एक लंबी लंबी लिस्ट है। और इसमें जो सबसे बड़ा लेटरल एंट्री का उदाहरण मैं बताऊं, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी, यानी कि प्रधानमंत्री को निष्क्रिय करने के लिए एक काउंसिल बनी थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, और उसमें सारे लोग रखे गए थे डिफरेंट फील्ड से, और वो सब लेटरल एंट्री की तरह रख करके, और एनएससी देश को गवर्न करती थी। मनमोहन सिंह साहब केवल सिग्नेचर करने का काम करते थे। अच्छा, आपको बताएं मायावती जी का। मायावती ने शशांक शेखर, आपने नाम सुना होगा, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पे उनको रखा था, वही मायावती का सारा काम देखते थे। आप ये समझिए कि चीफ सेक्रेटरी की हैसियत रखते थे, लेकिन उनका बाकायदा डेजिग्नेशन था प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। तो ये एक लेटरल एंट्री के, मतलब मैं अभी आपको गिनाता चलूं तो सारी सरकारों में, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकारें हो, नॉन आईएएस जो सिविल सर्विसेज के लोग नहीं थे, नॉन आईएएस को लिया गया सरकारी सेवाओं में, उनको वही ओहदे दिए गए जो होते हैं। अब मोदी जी ने ये ईमानदारी दिखाई कि हम यूपीएससी से बाकायदा एग्जाम कंडक्ट करके लेंगे, वो भी 140 करोड़ के देश में 45, 50, 55 लोगों की कुछ बात थी। और बताइए, उसमें भी यही कांग्रेस जो दर्जनों सैकड़ों लोगों को लाई लेटरल एंट्री में, उसके राहुल गांधी कहने लगे कि इसमें आप आरक्षण लाइए। अब ये कोई सरकारी सेवा नहीं है। हमें ये नहीं समझ में आती बात कि राहुल गांधी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में आरक्षण की बात क्यों नहीं करते हैं। राहुल गांधी न्यूक्लियर एनर्जी में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं जिनमें आरक्षण नहीं होता, उसमें क्यों नहीं कहते हैं आरक्षण का। स्पेस एनर्जी जो हमारा स्पेस में सारे जब जाते हैं, इसरो, उसमें क्यों नहीं कहते हैं आरक्षण की बात। अब आप कहेंगे उसमें गुणवत्ता होती है, तो क्या ये जो बात है इसमें गुणवत्ता नहीं होती है क्या। अच्छा चलिए, गुणवत्ता की बात छोड़ दी। आप कहेंगे गुणवत्ता की आप बहुत ऊंची बात कर रहे हैं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी जामिया मिलिया इस्लामिया में यूनिवर्सिटी में या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं आरक्षण की बात करते। वहां तो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जब 370 लगी हुई थी, आरक्षण नहीं दिया जाता था, तब आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। खैर, अब ये तो बात मैंने आपको समझाई कि लेटरल एंट्री होती क्या है, और पहले से ये होती आई है, और क्या इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कांग्रेस के। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी बात कि इसको वापस लिया गया इस दबाव में कि कहीं हमारे ऊपर आरक्षण विरोधी होने का कोई ठप्पा ना लग जाए। अब लीजिए, अब 240 सीट आ गई, सरकार गिरने का डर, दबाव, और साथ में ये ठप्पे का डर या दबाव, इससे आपने वापस ले लिया। आप ये कह सकते हैं। कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि भाई इसलिए वापस ले। आपने ये जो वक्फ एक्ट वाला कानून था उसमें कैसे ले लिया। वापस नहीं लिया, उसको आपने रेफर कर दिया जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को। भाई उसमें किसके दबाव में कर लिया। तो ये कहा गया कि सहयोगियों के दबाव में कर लिया, क्योंकि इस बार मिलीजुली सरकार है। चलिए ठीक है, ये दो निर्णय जो आपने 70 दिन में करे, अच्छा ठीक है। हम पूरी मेजॉरिटी में थे 2019 से लेकर 2024 के बीच में, तो हमने 19 में ही CAA लाए हम, और उसके बाद हमने उसको ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया। 24 तक हमने वापस कर लिया। हम NRC लाने वाले थे, हम वापस ले लिया। किसान बिल हम लाए, हमने वापस कर लिए। तो अगर आप देखें तो ज्यादातर बिल तो हम लाते हैं, वापस ले लेते हैं। हमने केवल धारा 370 में जो काम किया उसको वापस नहीं किया, और राम मंदिर नहीं किया। अगर इन दो को हम छोड़ दें तो
10 में से 8 तो हमने वापस ले लिए, तो क्या संदेश जाएगा? हम राष्ट्रवादी लोग इसको क्या समझें? मेजॉरिटी में थे तब ऐसा किया, आज माइनॉरिटी में नहीं है, कोई मना नहीं कर रहा है, तो भी 2 बार हम ये काम कर चुके हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? तो अब अगर यही हाल रहा तो ये ठप्पा लग जाएगा हमारे ऊपर। अब सब कहने लगे कि लीजिए भाई साहब, आप तो हर चीज लाते हैं वापस ले लेते हैं, आप वापसी की सरकार हो गए हैं। क्या इतने डर से सरकार चलाई जा सकती है? मैं तो कहता हूं कि अभी की बात आप बिल्कुल जाने दीजिए, और अभी भी कोई मना नहीं कर रहा है, चाहे ये लेटरल एंट्री का मुद्दा हो, चाहे वक्फ एक्ट का मुद्दा हो। किसने मजबूर किया? और क्या हम मजबूर किया तो 5 दलों वाले वो जो पासवान, चिराग पासवान की बात सुनेंगे क्या हम? ऐसे देश चल चुका और ना ऐसे देश चल पाएगा। कभी हम डरेंगे 50 भर्ती के लिए कि फलाना नाराज हो जाएगा, कभी हम कोई बिल नहीं लाएंगे कि फलाने अल्पसंख्यक नाराज हो जाएंगे, आपने उनको बहुत कुछ कर दिया, सब कुछ तो दे दिया अल्पसंख्यकों को। अल्पसंख्यक कहना गलत है, सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मुस्लिम्स की बात करिए, सब कुछ उनको दे दिया आपने, मकान दे दिए, शौचालय, सब कुछ, गैस, सब कुछ दे डाला। 5 लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये वापस ले लो तो क्या आपको वोट मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। तो हमें एक कहते हैं ना, करेज ऑफ कन्विक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन अगर नहीं होगा हमारे अंदर, इक्का दुक्का बिल वापस लिए जा सकते हैं। किसान आंदोलन में बिल वापस लेने के बाद क्या किसान आंदोलन बंद हो गया था? क्या नहीं बंद हुआ था, जारी रहा था, क्योंकि वो फर्जी था, उसका उद्देश्य कुछ और था। तो उसके वापस लेने से कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी 240 आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको वापस लेने से लाभ हो गया, क्योंकि 86% किसानों ने यह कहा था कि वो फेवर में हैं किसान बिल के। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी लोगों से बात करनी पड़ेगी, हमारे शीर्ष के लोगों को। ऐसे काम नहीं चलेगा, या तो पहले ही सोच लेते तो आप लाते ही नहीं। तो ये मैं जनता के विवेक पे छोड़ता हूं कि ये मामला इस तरीके से लाना और वापस लेना, इससे तो अगर ये हुआ तो हम उन 10 सालों की ओर बढ़ चलेंगे जो मनमोहन सिंह के 10 साल में पॉलिसी पैरालिसिस था। तो क्या हम उस तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारे शीर्ष को दोबारा सोचना पड़ेगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।